साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, अगर आप बिहार मद्य निषेध और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में 100 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आपका एग्ज़ाम वाला। लगातार 100 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप सभी का लगातार कमेंट भी आ रहा था कि सर 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आइए। तो देखिए, अगर आप इस बार बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध में 80 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो 100 क्वेश्चन में से 80 प्लस स्कोर करके दिखाइए और समझिए कि आपका बिल्कुल एग्ज़ाम हो रहा है। और आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप कितना सही कर पाएंगे। और लगातार 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए जल्दी से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज आपको 100 क्वेश्चन करवाने हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। फटाफट सही जवाब बताएं। 1 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी करें, बिहार मद्य निषेध की तैयारी करें या बिहार दरोगा की तैयारी करें, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1 का फटाफट सही जवाब बताएं। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन सी भोगवा नदी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वह भोगवा नदी पर स्थित है। तो 1 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकर तौल माप का प्रभारी था। फटाफट सही जवाब बताएं कि मौर्य काल में तौल माप का प्रभारी कौन था। सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकर तौल माप का प्रभारी था। कतई जहर प्रश्न है, बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो फटाफट सही जवाब बताएं। तो देखिए, 2 का ऑप्शन है पोतवाध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार पुलिस के लिए कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है। आप सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है कौटिल्य ने लिखा था, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। फटाफट 3 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। और आज आप लोग मत कहिएगा कि धीरे धीरे सर क्लास पढ़ाइए, समझे कि नहीं, क्योंकि आज नॉन स्टॉप क्लास होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको करवाने हैं, वो भी 15 से 20 मिनट के अंदर। तो आप सभी से निवेदन है, जितने भी दोस्त बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या 689 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी वीडियो को शेयर करें और 100 में से कोशिश कीजिए कि 80 प्लस स्कोर आप आज करके दिखाएं। और समझिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, और अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आपको गलती नहीं करनी चाहिए। 3 का सही जवाब बताइए। तो यह शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, सबसे पहले अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा, कौटिल्य ने लिखा। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। तो 3 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 1 नंबर का है और बहुत बार पूछा जाता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी। फटाफट सही जवाब बताएं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी। 4 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी। तो देखिए, 4 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं हर्षवर्धन, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री, ध्यान से पढ़िएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था वह भारत की यात्रा पर आया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हर्षवर्धन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। महोदया किसका पुराना नाम है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। महोदया किसका पुराना नाम है। देखिए, आप लोग जल्दी आंसर बताएं, क्योंकि जितना जल्दी आप आंसर बता पाइएगा उतना जल्दी हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे और 100 क्वेश्चन करवाने हैं।
तो वीडियो को लाइक कर दे। जितने भी दोस्त बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं या बिहार में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो देखिए, महोदया किसका पुराना नाम है अगर पूछे तो 5 का ऑप्शन सी कनौज का हो जाएगा। महोदया किसका पुराना नाम है, तो ये कनौज का पुराना नाम है। तो 5 का ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। फटाफट 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। 6 का फटाफट सही जवाब बताएं। तो देखिए 6 का अगर आप ऑप्शन सी कैलाश मंदिर बता रहे हैं एलोरा, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कैलाश मंदिर कहाँ है, एलोरा में है और यह एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। तटीय मंदिर मामलापुरम में है, राजेश्वरम मंदिर तंजावर में है और जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। इसको आपको क्या करना है, तो इसको आपको कूट के द्वारा बताना है। देख लीजिए कि निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले दिल्ली पर इस चारों वंश में से कौन शासन किया था, तो फटाफट 7 का सही जवाब बताएं। तो देखिए सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश सबसे पहले दिल्ली पर आता है। दिल्ली राजगद्दी पर सबसे पहले गुलाम वंश बैठता है, तो सबसे पहला 4 हो जाएगा। उसके बाद कौन आता है, तो गुलाम वंश के बाद कौन आता है, तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है। तो खिलजी वंश आपका 1 नंबर हो जाएगा। पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश और उसके बाद कौन आता है, तो उसके बाद आपका सैयद वंश आता है, तो 3 हो जाएगा और उसके बाद लोधी वंश हो जाएगा, तो 2। 4 1 3 2। तो देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। पहले कौन सा वंश दिल्ली पर शासन करता है, गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश शासन करने आता है, उसके बाद सैयद वंश शासन करता है, उसके बाद लोधी वंश शासन करता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। 8 का सही जवाब बताइए। चलिए 2 ही ऑप्शन आज के लिए, अभी आपको 2 ही ऑप्शन में से सही जवाब बताना है कि 1802 की बेसिन की संधि। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा कि 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बताएं कि 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था। तो देखिए 8 का ऑप्शन भी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच। अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि होती है। बेसिन की संधि कब होती है, 1802 में होती है। किसके बीच होती है, तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के साथ होती है। तो 8 का ऑप्शन भी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, वह कहाँ है। फटाफट बताइए कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, वह कहाँ है। जो लोग कहते थे कि सर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए, आज वो लोग चुप क्यों हैं बताइए। बहुत सारे कमेंट आते थे कि सर इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आज तो क्वेश्चन का लेवल ही बढ़ा दिए हैं। तो आप लोग बताइए कि सही जवाब क्या होगा। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, तो 9 का सही जवाब बताइए। तो 9 का ऑप्शन भी नैनीताल में हो जाएगा। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया नैनीताल उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का पराजित किया था। फटाफट सही जवाब बताएं। पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत के तीसरा युद्ध में मराठों को किसने पराजित किया था, और पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने पराजित किया था। तो यह अफगानों ने। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को अफगानों ने पराजित किया था, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली। आप सभी जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु जो था वह 1707 में हो गया था। उसके बाद राजगद्दी पर कौन बैठा, तो उसके बाद राजगद्दी पर बहादुर शाह प्रथम बैठा था। बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब जब मर जाता है तो बहादुर शाह प्रथम को गद्दी पर बैठाया जाता है, यानी सत्ता का जो कमान है वह बहादुर शाह प्रथम के हाथों में चला जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? 12 का सही सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी। देखिए अगर आप फारसी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है फारसी, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुगल काल में दरबारी भाषा थी तो फारसी थी, तो 12 का ऑप्शन सी फारसी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ, तो 13 का सही सही जवाब बताएं। तो लॉर्ड एलनबरो के समय अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब प्राप्त किया गया? तो लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में सिंध विजय संपन्न हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। तो 13 का अगर आप ऑप्शन ए लॉर्ड एलनबरो बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए। हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सभी लोग फटाफट सही आंसर बताएंगे कि जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? 14 का सही सही जवाब बताइए कि जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 14 का अगर आप ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तो उस समय लॉर्ड कैनिंग जो था वह गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए। विधवा, देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? फटाफट सही जवाब बताइए कि विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने में सफलता किसने प्राप्त की? फटाफट सही जवाब बताइए। देखिए क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन लंबा देकर मत जाइए, क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए मायने रखता है। क्वेश्चन लंबा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन कितना एग्जाम में पूछा जाता है वो महत्वपूर्ण है। देखिए 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किसने किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो इसका सही जवाब ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध घोषित करवा दिया। 16 का सही सही जवाब बताइए कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? तो फटाफट सही जवाब बताइएगा। ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन बी देख लीजिए और ऑप्शन सी भी देख लीजिए और ऑप्शन डी भी देख लीजिए। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि गांधी जी का जो चंपारण में आंदोलन हुआ था वो किसके विरुद्ध हुआ था? तो नील कर्मियों की समस्या के समाधान के लिए, नील कर्मियों की समस्या के समाधान के लिए किया गया था गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय यानी आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे हैं? फटाफट 17 का सही सही जवाब बताइए। तो देखिए अगर आप अबुल कलाम आज़ाद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो शिक्षा मंत्री भारत के प्रथम थे। तो अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, तो 17 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 18 का सही सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 18 का सही सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए अगर आप 18 का ऑप्शन सी एनी बेसेंट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। एनी बेसेंट जो थी वह अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, यह कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना ने 2 राष्ट्रों की मांग की, यह किस अधिवेशन में किया गया था आपको बताना है। तो 19 का सही सही जवाब बताएं, फटाफट बताएं। तो देखिए लाहौर अधिवेशन में,
मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था और उसी में मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को मान्यता दी थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है लाहौर में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरुद्ध में सर की उपाधि त्याग दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध और बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप चाहे तो ऐसा डेली क्लास आ सकता है, लेकिन आप सपोर्ट कीजिएगा, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, कम से कम 4-5 हज़ार बच्चे को इस वीडियो से जुड़िएगा, तब ना डेली क्लास ऐसा होगा। तो आप लोग तो काम ही नहीं करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, तो बताइए इतना मेहनत करने का क्या फ़ायदा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और 20 का सही जवाब बताइए। तो देखिए 20 का अगर आप ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर। तो देखिए 20 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया। आप सही जवाब बताइए कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई। लोकमान्य की उपाधि कब दी गई, आप सभी कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के विशेषण कब दिया गया, छाप दीजिए फटाफट। तो 21 का ऑप्शन सी होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को होम रूल आंदोलन के दौरान लोकमान्य के विशेषण दिया गया। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और देखिए आप लोग गलत आंसर नहीं कीजिए, नहीं तो आपको पहले ही बताए हैं कि आप ऐसा महसूस कीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपका एग्ज़ाम चल रहा है और क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है और आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। 22 का सही जवाब बताया कि 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया। 1 वर्ष में स्वराज, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया। 22 का सही जवाब बताएं। तो देखिए असहयोग आंदोलन के समय 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का अगर आप सही जवाब बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। 23 का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब नहीं लगती है। तो 23 का सही जवाब बताए। तो देखिए असम राज्य का जो सीमा है, असम की जो सीमा है, असम राज्य का सीमा वह म्यांमार की सीमा से नहीं लगती है। तो 23 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सही जवाब बताइए कि जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। तो देखिए 24 का अगर आप ऑप्शन है पश्चिम बंगाल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। फटाफट सही जवाब बताएं कि निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। और देखिए बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध के जितने भी अभ्यर्थी हैं वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि अगर आप क्लास पूरा नहीं करते हैं तो बाद में आप ही को घाटा होगा। तो देखिए 25 का सही जवाब ऑप्शन भी सतलज नदी हो जाएगा। सतलज नदी जो है वह हिमालय के तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। तो 25 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। फटाफट बताइए 26 का सही जवाब कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ अवस्थित है। तो देखिए अगर आप ऑप्शन है नई दिल्ली में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। फटाफट सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में यानी सर्दी के मौसम में भी वर्षा होती है, ठंडा के मौसम में। तो देखिए दक्षिण पूर्व भाग में, भारत के दक्षिण पूर्व भाग में शीतकाल में भी वर्षा होती है। तो 27 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं
तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है। 1 नंबर का क्वेश्चन है और छाप दीजिए फटाफट किस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट छाप दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है। तो देखिए सरिस्का अभ्यारण्य जो है बाघों का प्रमुख रिजर्व है और सरिस्का अभ्यारण्य की बात करें तो यह आपका राजस्थान में है जो बाघों का प्रमुख रिजर्व है। तो इसका सही जवाब राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन पूछे कि सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में है तो राजस्थान में है। अगर पूछे टाइगर रिजर्व देख लीजिए भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है। फटाफट आपको बताना है कि भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा रिजर्व जो है मिजोरम राज्य में स्थित है। 29 का सही जवाब बताएं कि भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है जो मिजोरम में अवस्थित है। तो देखिए ऑप्शन सी डम्फा हो जाएगा। डम्फा टाइगर रिजर्व जो है वह मिजोरम राज्य में स्थित है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि मिजोरम में कौन सा टाइगर रिजर्व है तो डम्फा है। मेलघाट भी है टाइगर रिजर्व, बुक्सा भी है, भद्रा भी है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। 1 नंबर का क्वेश्चन है और देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। 30 का सही जवाब बताएं। देखिए अगर आप ऑप्शन सी मिजोरम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित जो है मिजोरम राज्य में है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर का सही जवाब बताएं कि भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है। 31 का सही जवाब बताएं। तो देखिए 31 का ऑप्शन सी गुजरात बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात राज्य में है, इसीलिए वहाँ का पानी जो है थोड़ा सा नमक युक्त लगता है, समझे कि नहीं। तो 31 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखिए एक बार में अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, यानी वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, जिससे आपका सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे और सभी क्वेश्चन में जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि सोयाबीन की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार और ये क्वेश्चन आपको करवाए भी हैं कि सर्वाधिक खेती जो है सोयाबीन की किस राज्य में होती है। तो देखिए 32 का ऑप्शन सी मध्य प्रदेश हो जाएगा। सोयाबीन की सबसे ज़्यादा जो खेती है वो मध्य प्रदेश में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है। 33 नंबर का सही जवाब बताइए कि बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है। बाह्य पतन, तो देखिए बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण हल्दिया है। हल्दिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हल्दिया एक जगह का नाम है, तो यह बाह्य पतन का उदाहरण है। आगे देखिए 34 नंबर की भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं। फटाफट सही जवाब बताएं कि भारत के निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं। तो 34 का सही जवाब बताएं। देखिए धरवार तंत्र बता रहे हैं, धरवार तंत्र, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। धरवार तंत्र में लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि पृथ्वी किसके बीच में स्थित है। पृथ्वी स्थित है, फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि पृथ्वी स्थित है। तो देखिए पृथ्वी कहाँ स्थित है, तो पृथ्वी की हम लोग बात करें तो यह शुक्र एवं मंगल के मध्य, यानी शुक्र और मंगल के बीच में जो है ये पृथ्वी स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है। 36 का सही जवाब बताइएगा कि सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है। तो 36 का देख लीजिए ऑप्शन सी जापान में हो जाएगा। ये सिकान नामक जो विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग है यह जापान में है। फटाफट बताइए कि अफगानिस्तान की सीमा किससे नहीं लगती है। फटाफट सही जवाब बताएं। अफगानिस्तान की सीमा
किससे नहीं लगती है। उभयनिष्ठ है का मतलब क्या होता है, नहीं लगती है। तो उभयनिष्ठ अगर क्वेश्चन में दे दे एग्जाम में तो घबराना नहीं है, समझे कि नहीं, उसके अर्थ को समझना है तब आंसर देना है। तो देखिए अफगानिस्तान की जो सीमा है वह आपका रूस के साथ नहीं लगती है। अफगानिस्तान की सीमा रूस के साथ नहीं लगती है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। सुमेलित करना है तो सुमेलित करिए फटाफट, सुमेलित कीजिए फटाफट, जल्दी से सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। तो देखिए वेंजुएला बुगाट ये गलत है, न्यूजीलैंड कार्कस ये गलत है, कोलंबिया वेलिंगटन ये गलत है, साइप्रस जो है वो निकोसिया है, ये बिल्कुल आपका सही है। तो 38 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि प्रशांत महासागरीय द्वीप में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में शामिल है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो ये सोलोमन द्वीप जो है वह प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से एक है जो मेलेनेशिया द्वीप समूह में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि पंपास घास का मैदान कहाँ किस देश में है। पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित है या कहाँ स्थित है। तो फटाफट बताइए कि पंपास घास का मैदान। तो पंपास घास का मैदान ये पहले भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं कि पंपास घास का जो मैदान है वह अर्जेंटीना में स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर का सही जवाब बताइए कि जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। 41 का सही जवाब बताएं कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए अगर आप बिहार बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। तो 41 का ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है और आपको याद भी रखना होगा कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो ये बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में से सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। आपको बताना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। मतलब गांव वहाँ ज़्यादा है और गांव में जनसंख्या ज़्यादा है और नगरीय जनसंख्या कम है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। 2011 के जनगणना के अनुसार एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 2011 के जनगणना से। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है तो 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है तो तमिलनाडु है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। और एक कई जहर प्रश्न है, बिल्कुल छाप देना है एग्जाम में कि इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था। फटाफट सही जवाब बताएं। और एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था। तो 44 का सही जवाब बताएं। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कानून मंत्री कौन था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कानून मंत्री सबसे पहले बनाया गया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है। कतई जहर प्रश्न है और देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं कि भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है। देखिए ऑप्शन बी केरल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था।
तो 46 का ऑप्शन सी 1985 हो जाएगा। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में किया गया था। कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में कितना है? आपको बताना है कि कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में कितना है। 47 का सही जवाब बताएं कि कृषि का योगदान राष्ट्रीय जीडीपी में कितना है। देखिए, अगर आप 18% बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जीडीपी में कृषि का योगदान 18% है। आगे देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, छाप दीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से किया गया था? तो देखिए, जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो 48 का ऑप्शन डी जर्मनी का सहयोग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैट लगाया गया है, देख लीजिए, वैट जिसे हम लोग टैक्स बोलते हैं, वैट कर जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वैट लगाया गया है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो देखिए, उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर, उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर वैट लगाया गया है, यानी टैक्स लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत के शेयर बाजार के कार्य को कौन नियंत्रित करता है? शेयर मार्केट। भारत के जो भी शेयर मार्केट होते हैं, उन शेयर बाजार हैं, उनके कार्य को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सेबी। सेबी जो है भारत के शेयर मार्केट को नियंत्रित करता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। देखिए, अभी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट है, अभी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कर रहे थे। पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का क्वेश्चन किया, उसके बाद हम लोगों ने ज्योग्राफी का क्वेश्चन किया, अब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हर सब्जेक्ट से, हर टॉपिक से क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन करवाएंगे बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध के लिए, एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 51 का सही जवाब बताए कि भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका सही जवाब आयात एवं निर्यात से, आयात एवं निर्यात से भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं, पीली क्रांति किससे संबंधित है? फटाफट सही जवाब बताएं कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। देखिए, पीली क्रांति तोरिया सरसों उत्पादन से, यानी दलहन से संबंधित है। अगर दलहन रहता तो आपका बिल्कुल सही जवाब होता, लेकिन तोरिया सरसों जिसे हम लोग पढ़ते हैं, तोरी भी बोलते हैं, बिहार में तोरी बोला जाता है, जो सरसों होता है। सरसों का खेती अभी सरसों अभी फुला रहा है, आप सभी देखे होंगे। तो पीली क्रांति जो है वह दलहन उत्पादन से था, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ललित एक उन्नत किस्म है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ललित एक उन्नत किस्म है। तो 43 का सही जवाब बताएं, 43 का सही जवाब। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन बी अमरूद की बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ललित एक उन्नत किस्म है, अमरूद की है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत की औसत फसल गहनता कितनी है? भारत की औसत फसल गहनता, देखिए 54 का अगर हम लोग सही जवाब की बात करें तो 138%। भारत की औसतन फसल गहनता 138% है। देखिए, जल्दी क्वेश्चन करवा रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको करवाना है। देखिए, भारत में पाए जाने वाला हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट का मतलब मोबाइल वाला हॉट स्पॉट नहीं जिससे वाईफाई कनेक्ट होता है। ये हॉट स्पॉट पर्यावरण से संबंधित है, समझे कि नहीं? तो हॉट स्पॉट भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट में यह हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए बंदगान का संबंध किससे था? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए बंदगान का संबंध किससे था? फटाफट सही जवाब बताएं। देखिए, अगर आप दास विभाग से बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए बंदगान जो था वह दास विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न का सही जवाब बताएं फटाफट
कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। फटाफट बताइए कि इनमें से कौन है जो कांग्रेस का मजाक उड़ाया था और कांग्रेस को कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि। तो 57 का सही जवाब बताएं। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व कांग्रेस को कहा था। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन ने। अगला क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल जो बांध है, भाखड़ा नागल जो एक संयुक्त परियोजना है, वह किस राज्य के बीच में है? 58 का सही जवाब बताइए। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। देखिए, अगर आप ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? 59 का सही जवाब बताएंगे कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, समताप मंडल में, बिल्कुल राइट आंसर है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब समताप मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। संविधान पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में कौन संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था? फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में कौन संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। भारत का संविधान बताइए, भारत का संविधान कैसा है? पॉलिटी से अब क्वेश्चन आ गया। तो देखिए, हर तरीका से क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, हर टॉपिक से। हिस्ट्री का किए, ज्योग्राफी का किए, इकोनॉमिक्स का किया और पॉलिटी का कर रहे हैं, कुछ देर में साइंस का करेंगे। तो सभी लोग केवल वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें अगर आप बिहार पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बताइए कि भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान ना ही कठोर है और ना ही लचीला है, मतलब ना ही कठोर है ना ही लचीला है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? फटाफट सही जवाब बताएं कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो देखिए, अगर 62 का ऑप्शन सी जुलाई 1947 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया? समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया? फटाफट बताइए कि हमारे संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे देश में भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को शामिल किया गया। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? फटाफट सही जवाब बताएं कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो देखिए, 22 भागों में। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसके बाद सही आंसर बताना है। पहला है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा है भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। तीसरा है भारत में लोकतांत्रिक समाज है। और चौथा है भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो 65 का सही जवाब बता। तो देखिए, 65 का सभी सही है। सबसे पहले भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ये भी सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। फटाफट 66 का सही जवाब बताएं कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था?
फटाफट सही जवाब बताइए कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। जो मूल कर्तव्य हैं वह संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य की अगर हम लोग बात करें तो संविधान के भाग 4 के क में दिया गया है। भाग 4 के क में संविधान का मूल कर्तव्य दिया गया है। आगे देखिए, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? 69 का सही जवाब बता कि मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? तो देखिए, अगर आप अनुच्छेद 24 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि भारतीय संविधान का संरक्षक समझा जाता है। फटाफट सही जवाब बताएं कि भारतीय संविधान का संरक्षण समझा जाता है तो न्यायपालिका को। भारतीय संविधान का संरक्षक न्यायपालिका को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? आपको बताना है कि 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन एक ऐसा ऑप्शन है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो 71 का सही जवाब बताएं। तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दूसरा है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तीसरा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। चौथा है पुरुष और स्त्री दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो देखिए, 71 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ऑप्शन डी कि पुरुष हो या महिला हो, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में निम्न में कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो 72 का अगर आप ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है। आगे देखिए, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? कतई जहर प्रश्न है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज आप लोग अपना दिमाग कीजिए ताकि सभी क्वेश्चन का फटाफट आंसर दे पाएँ। 73 का सही जवाब बताइए। ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो देख लीजिए, राज्यसभा को किसी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है, तो इसमें से बिल्कुल ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए, 74 का ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब बताएं। अगला प्रश्न का सही जवाब कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी के संबंध के बारे में है? फटाफट सही जवाब बताएं। देखिए, अगर आप ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है? फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि निम्न में कौन से संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है? यहाँ देख लीजिए, फटाफट बताइए। तो पहले यहाँ देख लीजिए, राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत। तो 76 का देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब पहले देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ है। तो चारों जो है, पंचायत हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, चारों जो है वह आपका संवैधानिक प्राधिकरण है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। 77 का देख लीजिए, ये भी कूट करने वाला है, छोड़ देते हैं इसको। देखिए, साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि लोहे की सुई पानी की सतह पर
लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती हुई रहती है। 78 का सही सही जवाब बताएं। तो 78 का सही जवाब देख लीजिए, ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण जो है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? पृष्ठ तनाव कहाँ से होगा? पृष्ठ तनाव नहीं होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल गलत आप लोग बताना है। ये ऑप्शन ए हो जाएगा, पानी के उत्प्लावन के कारण। लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? पानी के उत्प्लावन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक, विद्युत का सबसे अच्छा चालक, फटाफट सही जवाब बताएं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक। तो ये चांदी है, आप सभी जानते हैं। सिल्वर जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। डायनेमो परिवर्तित करता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है और बिहार पुलिस में तो एक कई बार पूछा गया है। तो छाप दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब कि डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर परिवर्तित करता है। तो दोनों याद रखिएगा, अगर डायनेमो पूछे तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अगर मोटर पूछे तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो डायनेमो का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? आप ही बताइए कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का जो वजन है वह शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, आप सभी जानते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, लेकिन अधोलिखित में कौन सा रंग जो है दिखाई देता है? तो देखिए 82 का सही जवाब बताएं। तो यह हरा रंग है, यह हरा रंग जो है दिखाई देता है इंद्रधनुष में। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। ये भी कूट करने वाला है तो देख लीजिएगा, मिलान करना है। मिलान कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो एनोमीटर से क्या मापा जाता है? एनोमीटर से क्या मापा जाता है? एनोमीटर से क्या मापा जाता है? एनोमीटर से वायु वेग मापा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता। बैरोग्राफ से मंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो देख लीजिए 3 1 2 4 ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? फटाफट सही जवाब बताए कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। एक काटा हुआ हीरा जो है वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। आगे देखिए कि किसे चूहा विष के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे चूहा विष के नाम से जाना जाता है? तो चूहा विष के नाम से जिंक फॉस्फाइड को जाना जाता है। जिंक फॉस्फाइड को चूहा विष के नाम से जाना जाता है। खट्टे दूध के उत्पाद में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे दूध के उत्पाद में कौन सा अम्ल होता है? तो खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है और लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में पाया जाता है। निम्नलिखित मिश्रण धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? बताइए कि अमलगम किसे कहते हैं? अमलगम तो आप सभी जानते हैं पारा और जस्ता को। पारा और जस्ता को अमलगम कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परजीवी पादप है? 88 का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में कौन परजीवी पादप है? तो देखिए गोल्डन राइस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जौ पोषक वाहक का कार्य करता है? कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जौ पोषक वाहक का कार्य करता है? ये फ्लोएम होता है। फ्लोएम जो होता है पौधे में जौ पोषक वाहक का कार्य करता है। जाइलम जल का वाहन करता है, फ्लोएम उसके भोज्य खाद्य पदार्थ को वाहन करता है। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? तो यह पोस्ता यानी पॉपी से प्राप्त होता है। पोस्ता जिसे पॉपी कहा जाता है उसी से प्राप्त किया जाता है। संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है?
संकल्प परियोजना। फटाफट सही जवाब बताएं कि संकल्प परियोजना, संकल्प परियोजना किससे संबंधित है? संकल्प परियोजना। तो ये आपका संकल्प परियोजना एड्स से संबंधित है, HIV से संबंधित है, एड्स से संबंधित है, HIV से संबंधित है, संकल्प परियोजना। सुमेलित करना है तो सुमेलित कीजिए ऑडियोग्राम, ऑडियोग्राम सुमेलित कीजिए, ऑडियोग्राम, ऑडियोग्राम सुमेलित कीजिए फटाफट। ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, ऑडियोग्राम, ऑडियोग्राम कान से संबंधित है, ECG हृदय से, EEG जो है मस्तिष्क से, और मैमोग्राम जो है वक्ष से संबंधित है। तो इसका सही जवाब 3, 1, 2, 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। तो 93 का ऑप्शन ए हो जाएगा HDL का, या HDL का स्तर कम करता है, इसीलिए ट्रांस वसा को हानिकारक समझा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा था कि इसकी शासन शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकता है? तो किसने कहा था? तो आपको मालूम ही होगा कि एरियन ने कहा था, एरियन ने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद के बारे में कि इसकी शासन की शौकत का मुकाबला ना तो सूसा कर सकता है और ना एक बेतना कर सकता है। तो एरियन आपका सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 96 नंबर कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों लेके गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से लेकर मुंगेर बिहार में लेकर चला आया था ताकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहें। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो आप ही बताइए कि बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब ऑप्शन भी हो जाएगा 1955 में। आगे देखिए, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की पहाड़ी है, उसकी ऊंचाई क्या है? तो उसकी ऊंचाई जो है वह आपका 889.4 मीटर है, 889.4 मीटर इसकी ऊंचाई है। बिहार राज्य के किस पक्षी विहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? फटाफट सही जवाब बताएं कि बिहार राज्य के किस पक्षी विहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? तो यह कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में है। जो लोग बेगूसराय से हैं उनको मालूम होगा। कितने लोग बेगूसराय से हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का लास्ट प्रश्न है कि बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? तो गंडक परियोजना नहर है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन किया बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध के लिए। उम्मीद है कि आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। और देखिए, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत कीजिए और एक बार में समझ नहीं आए 2 बार वीडियो को देखिए। और जितने भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली अब ऐसा क्लास होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी दोस्त हैं सभी सोशल मीडिया पर शेयर कर दें लिंक को। हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।